हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने डाइलेक्ट्रिक की बातें की थी कि भाई प्लेट्स के बीच का जो रीजन है उसे अगर हम तरह तरह के डाइलेक्ट्रिक से भर दें और जो डाइलेक्ट्रिक हैं उनका भी अलग अलग तरह का अरेंजमेंट अगर हम लें तो किस तरह से उस सिस्टम का कैपेसिटेंस लिखा जाता है, ये बातें मैंने पिछले क्लास में की थी। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाए थे, जिन क्वेश्चंस में हमने ये देखा था कि किस तरह से उस सिस्टम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज करके कैपेसिटेंस लिखा जाना है। मैंने आपको सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में काटना सिखाया था और मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपके पास दो चॉइस हो, एक सीरीज और एक पैरेलल, तो आप पैरेलल से जाइएगा। क्यों पैरेलल वाली स्टोरी से, पैरेलल वाले रास्ते से जाइएगा? क्योंकि पैरेलल वाले रास्ते में गलती होने का चांस थोड़ा कम रहता है रेदर देन सीरीज। सीरीज वाले में क्यों गलती हो जाती है वो भी मैं आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि किस तरह से बच्चा गलती कर बैठता है, उसको समझ नहीं आता कि उससे गलती हो गई और आंसर गलत आ जाता है, नंबर नेगेटिव हो जाते हैं। पैरेलल में फिर भी आपको थोड़ा आसान रहता है। तो देखिए, अब पिछली क्लास में जब मैंने आपसे ये कैपेसिटेंस लिखे थे तब मैंने आपको ये बोला भी था कि अगली क्लास में हम लोग अब इसमें चार्ज डेंसिटीज की बातें करेंगे। ठीक, तो सुनिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि एक हमारा कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की दो ये प्लेट हैं। एक को चार्ज दिया गया है प्लस क्यू और दूसरी प्लेट को चार्ज दिया गया है माइनस क्यू। ये कैपेसिटर की दो प्लेट हैं, एक को चार्ज प्लस क्यू दिया गया और दूसरी प्लेट को चार्ज माइनस क्यू दिया गया। और इसके अंदर आपने दो डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिए। इसके अंदर आपने कितने डाइलेक्ट्रिक फिल किए बेटा? दो। जैसे एक डाइलेक्ट्रिक आपने ये वाला फिल कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक हमने और फिल कर दिया। दो डाइलेक्ट्रिक हमने फिल किए। ये हमारे दो डाइलेक्ट्रिक हैं और मैंने इस मीडियम में ये दो डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिए। और मान लेते हैं इनके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैं, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चलिए हम लोग मान लेते हैं लेट्स से K1 और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं लेट्स से K2 और इनकी डिस्टेंसेस भी मान लेते हैं। इसका डिस्टेंस मान लेते हैं लेट्स से dy3 और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं लेट्स से 2dy3। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें मैंने कल कैलकुलेट करके आपको बताई कि कैपेसिटेंस क्या होगा, ये सब बातें। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पर, आप जानते हैं सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होता है और मैंने जब आपको डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि इंड्यूस चार्ज डेंसिटी बराबर होती है दैट प्लेट का चार्ज डेंसिटी इनटू 1 माइनस 1/K1, 1/1/K। ये अब आप सोचो, ये मैंने आपको कब बताया था? मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप भूल गए होंगे। मैंने याद दिलाया था कि मान लो ये कैपेसिटर की दो प्लेट हैं और इस कैपेसिटर की प्लेट पे मैंने चार्ज लिखा होगा कैपिटल क्यू और इस सरफेस पे चार्ज लिखा होगा मैंने माइनस क्यू। और मैंने यहाँ पे जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने क्यू इंड्यूस का वैल्यू लिखा था। क्यू इंड्यूस का जो वैल्यू था वो था क्यू इंटू 1 माइनस 1/K। और अगर इसमें दोनों साइड एरिया का डिवाइड लगा दिया जाए तो क्यू इंड्यूस अपॉन एरिया, मतलब इंड्यूस चार्ज अपॉन एरिया इज द इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये बराबर होगा सिग्मा इंटू 1 माइनस 1/K। ये इंड्यूस चार्ज डेंसिटी बराबर होगी आपकी सिग्मा इंटू 1 माइनस 1/K। दिस इज द इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। तो आपका जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन यही है क्या? चलिए आप ये बताइए, ये इन दोनों का जो कॉमन सरफेस है, दिस इज द कॉमन सरफेस। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी on common surface of these dielectrics।
कॉमन सरफेस ऑफ दीज डाइलेक्ट्रिक्स। तो जो इन डाइलेक्ट्रिक का कॉमन सरफेस है उस पर क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा ये हमें कैलकुलेट करना है और इस फॉर्मूले का हमें यूज करना होगा। और जो एरिया है उस एरिया की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है। जो हमारी प्लेट है और जो हमारी प्लेट का एरिया है उस प्लेट के एरिया की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज कैपिटल ए। ठीक, आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए मैं बताता हूं, इसको आपको लिख लें सबको। ठीक है, अब देखो बेटा, आप एक बात ये समझो कि डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे जब चार्ज इंड्यूस होता था तो उस चार्ज को इंड्यूस कराने वाला कोई होता था। मुझे बताइए, यहां मेरे पास दो दो डाइलेक्ट्रिक हैं, इन डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज होगा वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा? तो मेरे पास जो दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, मेरे पास जो दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, एक कैपेसिटर की प्लेट ये है और दूसरी कैपेसिटर की प्लेट्स ये है। ये मेरे पास दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इन दोनों कैपेसिटर की प्लेट में मान लीजिए इस अपर वाली प्लेट में हमारा चार्ज पॉजिटिव है और इस नीचे वाली प्लेट में हमारा चार्ज नेगेटिव है। तो यहां से यहां तक का ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और यही वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जिम्मेदार है इस बात के लिए कि डाइलेक्ट्रिक तुम्हारी सरफेस पर भी चार्ज इंड्यूस होगा। कौन जिम्मेदार है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिम्मेदार है। आप सिग्मा इंड्यूस लिखें या आप क्यू इंड्यूस लिखें तो जो आपका सबसे ऊपर वाला डाइलेक्ट्रिक है ब्लू वाला, तो ब्लू को चलिए ब्लू से ही बनाते हैं। देखिएगा, तो आपका जो अपर वाला डाइलेक्ट्रिक है ब्लू वाला, उसको हम ब्लू से ड्रॉ करते हैं। तो हमारा जो ब्लू वाला डाइलेक्ट्रिक है इसकी अपर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो प्लस क्यू है, तो इसकी अपर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा और इसकी लोअर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसकी लोअर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस चार्ज की वैल्यू मैं लिखता हूं, लेट्स से दिस इज क्यू इंड्यूस 1, क्यू इंड्यूस 1। तो ये वाला चार्ज ये प्लस क्यू इंड्यूस 1 है, तो ऐसा करते हैं इस वाले चार्ज को मैं इतना बड़ा नाम नहीं लिखते, Q1 लिख लेता हूं सिंपली, प्लस Q1। तो ये चार्ज हो जाएगा ये माइनस Q1 है, तो ये चार्ज हो जाएगा आपका प्लस Q1। मतलब जो मेरा इंड्यूस चार्ज है उसको मैंने एक सिंबल मुझे यूज करना था, मैंने उसके लिए एक सिंबल यूज किया Q1। अब मुझे ये लिखना है कि जो मेरा इंड्यूस चार्ज है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर तो मुझे इस Q1 का वैल्यू लिखना है तो इस Q1 को इंड्यूस करने वाला है कौन? दैट सोर्स चार्ज कैपिटल Q। तो वो होगा 1 माइनस 1 अपॉन K1, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन है? K1। अगर मैं दूसरे वाले डाइलेक्ट्रिक की बात करूं, इस वाले डाइलेक्ट्रिक की बात करूं, दूसरा वाला जो डाइलेक्ट्रिक है वो इसके नीचे है, इस डाइलेक्ट्रिक के नीचे है, तो ये दूसरे वाला डाइलेक्ट्रिक बना दिए। अब इस दूसरे वाले डाइलेक्ट्रिक पे किसने चार्ज इंड्यूस कराया? कौन से चार्ज ने इंड्यूस कराया? इस चार्ज ने फील्ड सेटअप किया जिसके कारण इसकी सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी सरफेस पे आएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज है आपका माइनस Q2 और ये चार्ज है आपका प्लस Q2। ठीक, अब आपको ये लिखना है कि ये सरफेस चार्ज, ये जो सरफेस पे चार्ज है जो इंड्यूस हुआ है। और देखो एक बात और समझो, अगर ये वाला चार्ज जीरो हो जाएगा ना, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए मतलब उसके पास चार्ज अब बचा ही नहीं, खत्म हो गया। तो अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये इंड्यूस चार्ज भी नहीं रहेगा। अरे आप फॉर्मूला देखो क्या था, हाँ ये देखो ये लिखा हुआ। अब सोचो ये जीरो हो जाए, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर पे चार्ज ही नहीं है। अगर ये कैपिटल Q जीरो हो जाए तो Q1 भी क्या हो जाएगा? जीरो, Q1 नहीं रहेगा फिर। दिस Q1 इज ड्यू टू कैपिटल Q। तो अगर हम इस Q2 का वैल्यू लिखेंगे तो Q2 का जो वैल्यू आएगा बेटा वो आएगा Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K2।
अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटा कि एक बात मेरी समझिए आप लोग कि ये जो दोनों का कॉमन लेयर है, इसमें ऊपर वाले कंडक्टर के कारण तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, लेकिन नीचे वाले कंडक्टर के कारण नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। तो अगर मैं Q कॉमन की बात करूं, Q एट कॉमन सरफेस, मैं Q कहाँ लिख रहा हूं? मैं कॉमन सरफेस पे टोटल Q लिख रहा हूं। तो मैं अगर कॉमन सरफेस पे टोटल Q की बात करूं, तो अपर वाला जो डाइलेक्ट्रिक है ये वाला, इसके कारण पॉजिटिव है, नीचे वाले कारण नेगेटिव है, तो वो आ जाएगा Q1 माइनस Q2। वो क्या आ जाएगा? Q1 माइनस Q2। Q1 का वैल्यू कौन है? आपके सामने लिखा हुआ है। Q2 का वैल्यू कौन है? वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो आपका आंसर आ जाएगा दैट कैपिटल Q, Q1 माइनस Q2 दैट इज कैपिटल Q 1 अपॉन K2 माइनस 1 अपॉन K1। ठीक है, तो ये हुआ मेरा कॉमन सरफेस पे टोटल चार्ज। और अगर वो चार्ज डेंसिटी जानना चाहते हैं, Q कॉमन अपॉन एरिया, Q कॉमन अपॉन एरिया, अगर वो चार्ज डेंसिटी भी जानना चाहते हैं, अगर वो चार्ज डेंसिटी भी जानते चाहते हैं, तो ये आया सिग्मा एट कॉमन सरफेस, वो बराबर होगा सिग्मा इंटू 1 अपॉन K2 माइनस 1 अपॉन K1। सिग्मा कॉमन बराबर है आपका सिग्मा इंटू 1 अपॉन K2 माइनस 1 अपॉन K1। ठीक, लिख लीजिए। ठीक, अब तो वो पेपर में आपसे पूछ लेता है कि बताइए जो इनकी कॉमन सरफेस थी ना, यहाँ पे कॉमन सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, या फिर कॉमन सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है। तो इस तरह से आप सॉल्व करके बता सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ। देखो बेटा, क्वेश्चन इस तरह से है कि ये कैपेसिटर की प्लेट है और ये कैपेसिटर की प्लेट है। एक को चार्ज दिया गया है प्लस Q और एक को चार्ज दिया गया है माइनस Q। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया। और जो डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया वो कुछ इस तरह से फिल किया गया। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक, एंड दिस इज अनदर डाइलेक्ट्रिक। दो डाइलेक्ट्रिक फिल किए गए हैं। ये एरिया A/3, ये एरिया 3A/4, और दोनों का जो विड्थ है वो तो D के बराबर है ही। दोनों हाइट आप इसे बोल सकते हैं, हाइट इज D, और दोनों का एरिया आपको, एक का एरिया डाइलेक्ट्रिक का A/3 के बराबर है। और ये रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैं, ऐसे दो पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल किया गए हैं। इधर वाले A/3 एरिया पे एक डाइलेक्ट्रिक है और इधर वाले 3A/4 3A/4। इसको मान लेते हैं K1 और इसको मान लेते हैं K2। क्वेश्चन है फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच डाइलेक्ट्रिक। ठीक, तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट surface charge density of induced charge. Find out surface charge density of induced charge on surface of डाइलेक्ट्रिक। सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक में नहीं भी बोलता तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि जो चार्ज इंड्यूस होगा वो डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पर ही इंड्यूस होगा। ठीक, अब सुनिएगा, सुनना। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, अब होगा क्या
इस वाली प्लेट को जो टोटल चार्ज दिया गया है ना कैपिटल क्यू, वो इसकी पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे हम मान लेते हैं ना कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और अगर होगा तो सॉल्व करने के बाद ये कंक्लूड हो जाएगा कि नहीं नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हमने इसको पहले से यूनिफॉर्मली मान लिया तो हम तो एक स्पेशल केस मान लिया ना। जनरलाइज तो ये है कि भाई इधर वाले a/4 पे अलग मानो और इधर वाले 3a/4 पे अलग मानो, सबसे जनरलाइज बात तो ये है। ठीक ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, बड़े ध्यान से देखना। तो मैंने माना कि जो ये मेरा डाइलेक्ट्रिक, जो मेरा ये कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर का जो इधर a/4 वाला एरिया उस पर चार्ज माना मैंने Q1 और इधर वाले एरिया पर चार्ज मैंने माना Q2, और यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक है ये, और एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर है। दो डाइलेक्ट्रिक है, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन है K2। अब मैंने अलग अलग क्यों माना, क्योंकि ये सबसे जनरल केस है, सेम मान लेना तो एक स्पेशल केस हो जाता, तो हमें जनरल केस मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि इस प्लेट में यहां से यहां तक जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, मैं मान लेता हूं इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लेके यहां तक होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लेके यहां तक होगा। और अगर दोनों जगह पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, इसका मतलब यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ये बराबर आएगा। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, ये होगा Q1/A∪0। इतना तो तब होता जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होती, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब होने के कारण क्या हो जाएगा K1 इनटू डिस्टेंस d। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा Q2/A∪0, और ये दोनों क्या होने चाहिए, फंक्शन बराबर होने चाहिए। इसका मतलब यह आया कि Q1/K1 बराबर है आपका किसके, Q2/K2 के, और यहां से अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे Q1/Q2 बराबर है K1/K2 के। और Q1 प्लस Q2 कौन है, इस वाली प्लेट का टोटल चार्ज है, तो Q1 प्लस Q2 का जो वैल्यू है वो इस प्लेट का टोटल चार्ज है, दैट इज कैपिटल Q। आप जानते हैं कि जब इस तरह की इक्वेशन आती हैं तो कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप Q1 का वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, वो आएगा K1 प्लस K2 दैट इनटू कैपिटल Q। और सिमिलरली आप अगर Q2 का वैल्यू लिखेंगे वो आएगा K2/K1 प्लस K2 इंटू कैपिटल Q। दिस इज योर Q1 एंड दिस इज योर Q2। ठीक, अब हमें लिखना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो भी हमें डाइलेक्ट्रिक की स्लैब पे। अब मुझे बताइए, इस डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो इस Q1 के कारण होगा, इसकी सरफेस पे जो भी चार्ज इंड्यूस होगा वो इस Q1 के कारण होगा, और इसकी सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो उस Q2 के कारण इंड्यूस होगा। ठीक, तो जो मेरा ये वाला डाइलेक्ट्रिक है, इसकी सरफेस पे जो यहाँ चार्ज इंड्यूस होगा वो होगा -Q1 मान लेते हैं और +Q1 मान लेते हैं। और जो मेरा K2 वाला डाइलेक्ट्रिक है, इसकी सरफेस पे यहाँ जो चार्ज इंड्यूस होगा उसको -Q2 मान लेते हैं, और इस सरफेस पे हो जाएगा वो हो जाएगा +Q2। ठीक, मैं पहले डायग्राम बना के लिखता हूँ, इधर देखिए, ये मैं हटा देता हूँ, नहीं लिख लें आप, नहीं लिखा हो तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा ये वाला डाइलेक्ट्रिक था लेफ्ट वाला, और जो ये हमारा राइट वाला डाइलेक्ट्रिक था, इस पे चार्ज नेगेटिव -Q1, इस पे चार्ज पॉजिटिव +Q1, इस पे चार्ज नेगेटिव -Q2, इस पे चार्ज पॉजिटिव +Q2, और ये यहां पे प्लेट है और ये यहां पे प्लेट है। अब हमें लिखना है कि ये Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी, तो Q1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, इस Q1 को किसने जन्म दिया, Q1 ने, कैपिटल Q1 ने, और कैपिटल Q1 कितना है, ये है K1 इंटू Q/K1 प्लस K2 इंटू 1 - 1/K1। Q इंड्यूस किसके बराबर होता है, दैट सोर्स चार्ज जिसने उसको जन्म दिया, इंटू 1 - 1/K1। एंड दैट Q2 जो इसकी सरफेस पे इंड्यूस हुआ, Q2 उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी,
Q2 उसको जन्म किसने दिया, कैपिटल Q2 ने, और कैपिटल Q2 का वैल्यू इतना है इंटू 1 माइनस 1 अपॉन Q2. This is your Q2 and this is your Q1. This is the induced charges on the surface of dielectric. और अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखनी है तो आपको चार्ज पता है, उसमें आप एरिया का डिवाइड लगा दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक. तो देखिए अभी कुछ क्वेश्चन मैंने किए और मैंने आपको समझाया कि किस तरह से अगर आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ ली जाए ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. ठीक. अब देखिएगा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के, और एक स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और आपको तरह एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे, बुकलेट्स में भी देखने को मिलेंगे. क्या वो क्वेश्चंस हैं वो मैं समझाता हूँ, और कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं समझाऊंगा. जैसे मान लीजिए ये का प्लेट है और ये एक प्लेट है, दे आर वेरी लार्ज प्लेट, और इन दोनों लार्ज प्लेट को एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया गया है. दे आर जॉइंड बाय कंडक्टिंग वायर्स, दे आर जॉइंड बाय कंडक्टिंग वायर्स. और एक आपके पास लार्ज प्लेट और है. आपने क्या किया, आपको जो कैपेसिटेंस निकालना है, इस पॉइंट का नाम आपने ए दे दिया और इस पॉइंट का नाम आपने बी दे दिया. तो जो ये डॉटेड लाइंस हैं ये कंडक्टिंग वायर्स हैं, और जो सॉलिड लाइन है दे आर प्लेट्स. और आपसे पूछा गया है कि ईच का एरिया ए है और ये जो सेपरेशन है स्मॉल डी के बराबर है. आपसे पूछा गया कि फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम. तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो एक स्टैंडर्ड तरीका है, फिक्स है, आपको वही हमेशा यूज करना है. तरीका ये है कि आप क्या करिए, आप जिन सरफेस का, पहले आप इन पे जो सरफेसेज है उनका नाम लिखिए सरफेसेज का. तो आउटर सरफेस का नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5 और इसका नाम 6. सभी सरफेस का नाम लिख दीजिए आप. अब देखिएगा, अब आप उन सरफेस के नाम को एक ही जगह पर लिखिए जिनका पोटेंशियल बराबर है. तो 1, 2 एंड 5, 6 दे हैव द सेम पोटेंशियल. तो यहाँ एक ऐसे पॉइंट बनाइए और यहाँ लिखिए 1, 2, 5, 6, और एक पॉइंट यहाँ बनाइए और यहाँ लिखिए 3 एंड 4. अब आप देखिए आपके कौन कौन से कैपेसिटर हैं. तो एक कैपेसिटर यहाँ है जो 2 से 3 के बीच में बनेगा, और एक कैपेसिटर यहाँ है जो आपका 4 to 5 के बीच में बनेगा. तो एक कैपेसिटर 0.2 यहाँ है, 0.3 यहाँ है, एक 2 और 3 के बीच में, और एक कैपेसिटर बनेगा आपका किसके बीच में, 4 एंड 5 के बीच में. ये दो कैपेसिटर बनेंगे. आपको ये लिखना है कि सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा. तो देखिए इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. और ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में. तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. लिख लें. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके पास दो लार्ज प्लेट का एक कॉन्फ़िगरेशन है, और वो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है. वो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है. जो डॉटेड लाइन है वो कंडक्टिंग वायर्स हैं, और जो सॉलिड लाइन है वो प्लेट्स हैं. और आपसे पूछा गया है कि दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और आपसे पूछा गया है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आप इक्वलेंट कैपेसिटेंस बताएं. और आपको ये बोला गया है कि ईच एरिया इज ए एंड ईच गैप इज डी. ईच एरिया इज कैपिटल ए एंड ईच गैप इज कैपिटल डी, ये आपको बोला गया है.
अब अगेन आपसे कैपेसिटेंस पूछा गया है, कैसे आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपको क्या बोला, आप ईच सरफेस का नंबरिंग कर दीजिए। तो दिस इज योर नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8। जिनका पोटेंशियल बराबर है उनको एक ही जगह पर लिख दीजिए 1 2 7 8, 1 2 7 8। इधर किन किन का पोटेंशियल बराबर है, 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर बनेगा, 4 और 5 के बीच में कैपेसिटर बनेगा। अब मुझे बताओ 4 और 5 का जो पोटेंशियल है वो तो बराबर है, जो 4 और 5 है उनका पोटेंशियल कैसा है, बराबर है। तो एक जो कैपेसिटर लगेगा वो यहीं से यहीं तक लग जाएगा ऐसे। अब इस कैपेसिटर के होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो उस कैपेसिटर पे चार्ज 0 होगा, उस कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी 0 होगी। तो उस कैपेसिटर के होने या ना होने से उस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना उसके पास कभी चार्ज होने वाला है और ना ही उसके पास कभी एनर्जी होने वाली है। तो वो कैपेसिटर सिस्टम में हो मत हो, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 4 और 5 वाला तो बेकार चला गया, बचा 6 और 7। 6 पॉइंट इधर है, 7 पॉइंट इधर है, इसका एक कैपेसिटर इस तरह से बन जाएगा। और इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में हमको इक्विवेलेंट लिखना है। तो ये सी और ये सी दोनों किसमें है, पैरेलल में। कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A1D। लिख लीजिए। अब मैं देखिए आपको अरेंजमेंट को चेंज करके दिखाता हूं, ठीक है बेटा। अरेंजमेंट चेंज करके आपको मैं दिखाता हूं, देखिएगा। इसी सवाल में मान लीजिए एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको नेट इक्विवेलेंट बताना है, कैपेसिटर का इक्विवेलेंट आपको बताना है। एंड ईच सरफेस एरिया इज ए एंड ईच गैप इज स्मॉल डी। ईच सरफेस एरिया इज कैपिटल ए एंड ईच गैप इज स्मॉल डी। अब कैपेसिटेंस लिखना है, तो क्या तरीका, अरे वही तरीका जो सिखाया, क्या नंबरिंग करिए इस सरफेस का, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जिनका पोटेंशियल बराबर है उनको एक जगह लिख दीजिए, तो एंड 1 एंड 2 एंड 5 एंड 6। तो एक पॉइंट बनाइए, यहाँ लिख दीजिए 1 2 5 6, और इधर कौन है 3 4 7 8। इधर एक पॉइंट लिख लीजिए और यहाँ पे है 3 4 7 8। अब मैं एक बात बताऊँ बेटा, ये जो कैपेसिटर है ये 2 और 3 के बीच में बनेगा, ये कैपेसिटर 4 और 5 के बीच में बनेगा, 4 उधर है 5 इधर है। नीचे वाला कैपेसिटर 6 और 7 के बीच में बनेगा, तो 6 उधर है 7 इधर है। तो कुल मिला के 3 कैपेसिटर हैं जो पैरेलल में लगे हुए हैं, और एक का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। तो नेट कैपेसिटेंस जो आएगा वो आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A/D। दिस इज योर सी, ठीक, लिख लीजिए। लिख लो बेटा। ले लिया, चलिए ठीक। एक क्वेश्चन और कराते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास आपके पास 5 प्लेट हैं, 5 प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 and 5। You have 5 plates. You have 5 large plates, ठीक। इनमें से, इन 5 लार्ज प्लेट में से आपने जो कनेक्ट किया वो इस वाली प्लेट को और इस वाली प्लेट को कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक। इसके बाद आपने यहाँ पे ये पॉइंट लिया और यहाँ पे ये पॉइंट लिया। दिस इज योर सेटअप। ईच एरिया इज कैपिटल ए
and each gap is small d, and this is your point A and this is your point B, and now write down the potential, write down the capacitance between A and B. सॉल्व करिए। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का जो तरीका मैंने आपको बताया था कि ईच सरफेस का नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, और जो गैपिंग है वो एक कैपेसिटर को फॉर्म करती है। तो आप ये देखिए कि वो कैपेसिटर कौन से नंबर्स के बीच में है और उसके करस्पॉन्डिंग एक कैपेसिटर उन नंबर्स के बीच में ज्वाइन कर दीजिए। यहां पर मैं आपको नंबरिंग करके दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। किन किन का पोटेंशियल बराबर है? 1 का, अच्छा पहले 5 और 6 को लिख देते हैं। तो यहां लिख देते हैं, ये मेरा पॉइंट हो गया 5 और 6। इसके बाद चलते हैं 9 और 10 के पास, यहां लिख देते हैं 9 और 10। 9 10 के बाद अब कौन कौन बच गया? 9 10 हो गया, 5 6 हो गया, अब बच गया 1 2 और 7 8। तो यहां लिख देते हैं 1 2 और 7 8। 1 2 और 7 8 के बाद जो बच गया वो है 3 और 4। तो चलिए यहां लिख देते हैं 3 और 4। अब आपको जो मैंने बोला कि दो सरफेस से कैपेसिटर फॉर्म करती हैं और कौन से पॉइंट के बीच में वो कैपेसिटर फॉर्म करती हैं, उस कैपेसिटर को आप इस डायग्राम में ड्रॉ करें। ठीक, तो देखिए ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये वाला जो कैपेसिटर बनने वाला है ये 2 और 3 के बीच में बनने वाला है। वेयर इज 2? दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये वाला जो कैपेसिटर है वो 4 और 5 के बीच में बनने वाला है। दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ये वाला कैपेसिटर है वो आपका 6 और 7 के बीच में बनने वाला है। दिस इज 6 एंड दिस इज 7। और ये वाला जो कैपेसिटर है वो आपका 8 और 9 के बीच में बनने वाला है। दिस पॉइंट इज योर 8 एंड दिस पॉइंट इज 9। तो इसको आप ऐसे ज्वाइन करें। और आपसे जो इक्वलेंट पूछा गया है वो 9 और 10 वाले और 5 और 6 वाले पॉइंट के अबाउट पूछा गया है। मतलब इस वाले पॉइंट के अबाउट और इस वाले पॉइंट के अबाउट आपसे इक्वलेंट पूछा गया है। तो मुझे बताओ ये दोनों किस में है? सीरीज में। सीरीज में इन दोनों का कितना हो जाएगा? अगर इसको C और इसको C माना जाए तो ये हो जाएगा C/2, और ये C/2 और ये C पैरेलल में है तो वो कितना हो जाएगा? 3C/2, और ये 3C/2 और ये C फिर से किस में है? सीरीज में। तो 1/C इक्वलेंट, सीधा C इक्वलेंट लिख देता हूं। चलिए, तो सीरीज में क्या आ रहा है? C1 इंटू C2। तो देखो फिर से बोलता हूं, C/2 3C/2। तो ये आया 3C/2 इंटू C अपॉन 3C/2 प्लस C। तो क्या आया आंसर? ये आया 3/5 ऑफ C। C का वैल्यू किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट A/D। तो 3/5 एप्सिलॉन नॉट A/D। This is your capacitance. This is your equivalent capacitance between this point and this point. लिख लो। ठीक, और देखिए अब ये देखिए, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। ऐसे आप एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं ऐसा ही, आप उसको घर पे करिएगा। क्वेश्चन ये है कि ये आपकी 2 प्लेट, आपकी टोटल 4 प्लेट हैं। घर करना है आपको, 4 प्लेट्स हैं। आप इन 2 प्लेट को ऐसे वायर से ज्वाइन कर दीजिए और आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिएगा। तो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब एक शब्द आपको और कहीं ना कहीं सुनने को जरूर मिलेगा जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो ये शब्द है, इस शब्द के बारे में बात करें तो जैसे मान लीजिए ये आपका कोई डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज योर डाइलेक्ट्रिक। ये मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक है आपके पास,
ये आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक है और इस डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है। मान लीजिए कुछ एक्सटर्नल फील्ड है इस तरह से, इस डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है और जिस एक्सटर्नल फील्ड में इस डाइलेक्ट्रिक को रखा गया है, तो अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाए कि जो डाइलेक्ट्रिक के एटम हैं उनके इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दे, इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डाइलेक्ट्रिक एटम है, इन दी एंड हर चीज तो एटम ही है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है अगर उन इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फेंक दे, इतना स्ट्रांग ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो इसको उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मैक्सिमम वैल्यू, जब तक ये डाइलेक्ट्रिक सेफ रहता है तब तक ये डाइलेक्ट्रिक आयनाइज नहीं होता, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना? तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक आप ऐसे भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच डाइलेक्ट्रिक इज नॉट आयनाइज्ड, that electric field it's called, that electric field called strength of dielectric। तो जो हमारी एयर है उस एयर को आयनाइज करने के लिए, अगर एयर को आप एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम माने हैं और उसको अगर आप आयनाइज करना चाहते हैं, तो उसको आयनाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए होती है वो होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो आपकी जो एयर है वो एयर क्या हो जाती है बेटा, आयनाइज हो जाती है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे, इसको याद रखिएगा ध्यान से। अब सुनो, अब हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। फोर्स ऑन ठीक, तो होता क्या है ना बेटा कि जो हमारा कैपेसिटर होता है, जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसकी जो प्लेट का साइज है वो बहुत बड़ा होता है और गैप बहुत छोटा होता है। लेकिन कुछ भी हो, साइज इनफाइनाइट तो नहीं होता ना, बहुत बड़ा ही तो होता है, इनफाइनाइट तो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं उसके एजेस जरूर होती हैं, कहीं ना कहीं उस प्लेट की क्या होती है, एजेस जरूर होती हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए यहां प्लस चार्ज है अपर प्लेट पे और यहां लोअर प्लेट पे माइनस चार्ज है, तो आपको शुरुआत में याद होना चाहिए जब मैंने आपको बताया था कि इनके गैप को हम कम क्यों लेते हैं, जिससे हम यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेट लाइन मान सकें। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ ना कुछ कर्व तो मिलेगा ही। सच्चाई क्या है बेटा, कुछ ना कुछ कर्व तो मिलेगा ही। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये माइनस के पास ही जा रही है। अब मैं ड्रॉ करूंगा तो गंदा हो जाएगा डायग्राम। आप इसका गूगल पे बहुत अच्छा डायग्राम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रिंजेस। ठीक, तो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है और ये इसी तरह से आप इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकते हैं, इसी तरह से, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे बना सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। और इस फ्रिंजिंग इफेक्ट के कारण ही जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें फोर्स लगता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आप ऐसा करिए, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के बाहर आप एक डाइलेक्ट्रिक को लग दीजिए, कैपेसिटर के बाहर एक इस डाइलेक्ट्रिक को आप रख दीजिए। तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बताइए क्या इस डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स लगेगा क्या? तो आंसर है लगेगा। हो सकता है वो बहुत कम लगे, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, हो सकता है वो टेंडिंग टू जीरो हो, लेकिन वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन स्मॉल पॉइजन एंड नो पॉइजन।
आप कुछ पॉइजन मत खाइए, तब तो आप हेल्दी हैं, लेकिन थोड़ा सा भी खा लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि फोर्स एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, टेंडिंग टू 0 होगा, या फिर वेरी वेरी स्मॉल फोर्स होगा, एंड फॉर द कैलकुलेशन पर्पज आप उसे 0 पुट कर सकते हैं। दैट इज अनदर प्रॉब्लम, दैट इज अनदर सिचुएशन है, दैट इज अनदर अप्रॉक्सीमेशन की अगर कोई बहुत स्मॉल है तो ठीक है, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको इस बात पे भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जैसे मैंने बोला कि इस पे फोर्स लगेगा, वो क्यों लगेगा, मैं उसको लॉजिकली समझाना चाहता हूं, आप समझेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि लॉजिकल बात किसी को भी समझ आती है। अगर आप ध्यान से देखें तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनेंगी। मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं बाहर वाले रीजन में। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, थोड़ा और कर्व बनाएंगे तो डायग्राम और अच्छा आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा और कर्व बना देता हूं इसको। इसको थोड़ा और कर्व बना देते हैं, देख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से, थोड़ा कर्वेचर मैंने इसलिए दिखाया जिससे आप इसको समझ पाए। मैं मान लेता हूं इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। तो जो हमारी प्लेट्स होती हैं, ये जो हमारी कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, इन पर चार्ज होता है, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसके कारण एटम पोलराइज होते हैं, जिसके कारण चार्ज इंड्यूस होता है, जिसके कारण इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इस सरफेस पर कैसा चार्ज इंड्यूस होगा बेटा? नेगेटिव। और इसकी जो लोअर प्लेट है उस पर कैसा चार्ज इंड्यूस होगा? पॉजिटिव, बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से चलती है, वो नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट कर जाती है। तो अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन देखूं तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पे, वो लगता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, यहां पे जो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। क्योंकि अपर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए अपर सरफेस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। तो अपर सरफेस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, टेंजेंट के अपोजिट, बिकॉज अलोंग द टेंजेंट कौन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर मैं इस प्लस चार्ज पर देखूं, बॉटम वाले प्लस चार्ज पे, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और यहां फोर्स भी लगेगा इस डायरेक्शन में। तो मुझे बताइए इस डाइलेक्ट्रिक पे जो नेट फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आएगा। एक बार नहीं, 36 बार आएगा। और इस तरह से जो मेरा डाइपोल है वो एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टूवर्ड्स द कैपेसिटर। इसलिए बोलते हैं कि जो कैपेसिटर है वो डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, अब इसमें फिर जो फर्दर कैलकुलेशंस हैं वो मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि इसकी फर्दर कैलकुलेशन कैसे की जाती हैं कि उस फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू होगी कितनी। एक तो तरीका यह है कि आप इसी के कंपोनेंट कर लें और समेशन कर लें, लेकिन वो बहुत टफ टास्क है, वो इतना आसान नहीं है। जैसे आप बोलेंगे ना सर कि चार्ज डेंसिटी लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो और डीएफ लिख के इंटीग्रेट कर लो, प्रोसीजर ओके, नो प्रॉब्लम विद प्रोसीजर, लेकिन कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, फिर इसको हम किसी अलग तरह से सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक पढ़िए, समझिए, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो पूछिए जरूर। ठीक है, तो चलिए बेटा फिर मिलते हैं